अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशी मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची शहर में लोग अपने घरों के अंदर जो मुलाजिम हायर करते हैं उनका क्या मैकेनिज़्म है, और पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू किया गया है 110 ख़वातीन मुलाजमा के ख़िलाफ़। और बताया गया है कि जो लिस्ट मुरतब की गई है उन मुलाजमा के ख़िलाफ़ ना सिर्फ क्रैकडाउन शुरू किया गया है बल्कि छानबीन भी की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों के लिए भी जो ये हिदायत जारी की गई है कि अगर वो किसी को अपने लिए हायर करते हैं तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म है, उसको फॉलो करें। वो मैकेनिज़्म क्या है और इन 110 ख़वातीन मुलाजमा के लिए पुलिस की जानिब से क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, घरों में काम करने वाले मुलाजमा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दरख्शां थाने में। जो मुलजमा पुलिस की जानिब से इसे हिरासत में लिया गया है, उसके बाद इसको इंटेरोगेट भी किया जा रहा है। तो इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं और कब से ये वारदातें अंजाम देती थी और फिर गायब हो जाती थी? मेरा नाम नाजिया है, मैं फैसलाबाद से आई हूँ और मैं क्लिफ्टन डिफेंस के बंगलों में काम करती हूँ। और इस वक्त मेरे साथ वो बंगले का चौकीदार मिला हुआ था, जिस वजह से मैंने ये काम किया है। और काम करके जैसे ही मैं निकलने लगी तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और अपनी ज़ेरे हिरासत लेके थाने में लेकर आ गए। इससे पहले भी कभी आप गिरफ़्तार हो चुकी हैं? नहीं, इससे पहले मैं नहीं हुई। आज रंगे हाथों पकड़ के चौकीदार ने मुझे दरख्शां पुलिस के हवाले किया और ज़ेरे हिरासत करके थाने में ले आए। ताल्लुक़ आपका कहाँ से आती हैं और फिर पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आप अचानक से गायब हो जाती हैं? फिर मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मेरे साथ 2-3 और भी हैं, तो वहाँ से हम लोग आए हैं। तो वहाँ से आके क्लिफ्टन डिफेंस के बंगलों में हम काम करते हैं और फिर एक काम पे मसरूफ़ हो जाती है और दूसरी चाबी वगैरह लेके अपना काम दिखा के वो चली जाती है। तो इसमें जो ये लास्ट वारदात हुई है, इसमें एतमाद जीतना आपका काम था किसी बंगले में? ये आपको बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर NIC नहीं मांगते आपसे कि आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ है, कोई सबूत कहाँ है आपका? शनाख्ती कार्ड मांगते हैं। हम बाजी से ये कहते हैं कि हमारे शोहर आएंगे या हमारे भाई आएंगे तो वो गांव से लेकर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, दरख्शां थाने में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ SHO दरख्शां आगा रशीद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इस खातून मुलजमा को आपने गिरफ़्तार कैसे किया, क्या टिप मिली थी, कितनी हद तक इसने जो है चोरी या फिर डकैती की ये वारदात अंजाम दी थी? ये ऐसा हुआ कि एक दिन पहले भी इन्होंने कुछ चीज़ें चोरी की थी, तो घर वालों को, उस बेंगलो के रेजिडेंट्स को शक हो गया था, तो उन्होंने हमें बताया। तो हमने टेक्निकली भी उन पे काम किया और अगले दिन फिर जब ये निकलने लगी तो हमने फौरी रिस्पांस किया, फिर हमने इनको रेड हैंडेड पकड़ा था। अच्छा, इसके बाद आपने एक लिस्ट जारी हुई है, आपके तक भी वो होगी, उसमें आपके थानों के भी मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं उसमें। तो ये लिस्ट कैसे मुरतब की गई, पुलिस इस पर क्या इंटेरोगेट कर रही है अब तक, और लोगों को किस तरह आगाही फराहम कर रहे हैं? ये लिस्ट इस तरह मुरतब हुई है कि पिछले कुछ सालों में जो मासियों का एक ट्रेंड चला है, वो कुछ दिन के लिए काम करती हैं घर में, फिर उनका एतमाद जीत कर वो घर से चोरी करके निकल जाती हैं। तो वो हमने डेटा पूरा कंपाइल किया हुआ है, डिफेंस, क्लिफ्टन, फिरोजाबाद या पूरे कराची में कहीं पे भी वो हमने एक डेटा कंपाइल करके वो हमने पब्लिश किया कि भाई ये मासियाँ हैं लिस्टेड, जो बहुत सारी वारदातों में बहुत दफ़ा मुलविस रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी बताइएगा कि अगर कोई इस तरह के जुर्म में पकड़ी जाती है, चाहे वो खातून मुलजमा हो या फिर कोई मर्द हो, चौकीदार हो, तो उसके लिए सज़ा क्या है? FIR में क्या सेक्शन आप लगाते हैं, क्या सज़ा होती है उसके लिए? उसमें देखें, अगर तो ये मुलाजमा बनते हैं तो उसके एक प्रॉपर हमारे PPC में सेक्शंस मौजूद हैं, तो वो हम चोरी के उनके ऊपर 381 के हम FIR कर देते हैं। और जो अगर कोई वैसे ही चोरी हो जाए तो फिर तो हम 380 रखते हैं। नॉर्मली हम मुलाजमों पर हमारे PPC में सेक्शंस हैं जिन पर हम FIRs इनके ऊपर लॉन्च करते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सबके लिए कानून बराबर है। जी बिल्कुल, दरख्शां पुलिस की जानिब से मुहिम शुरू की गई है और इस हवाले से मुख्तलिफ फ्लैट्स हों या घर हों, उनको ना सिर्फ चेक किया जाता है बल्कि वहाँ मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी चेक किया जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि SHO दरख्शां जो हैं वो एक घर में पहुँचे हैं और उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो तमाम तर शवाहिद हैं वो भी देखे जा रहे हैं, जबकि उनकी वेरिफिकेशन के लिए उनकी NIC भी तलब की गई हैं। आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन जावेद उमरानी अगर आपको दिखाएँ, इनसे जानते भी हैं। आगा साहब, ये बताएँ क्या प्रोसेस होता है? आप NIC चेक कर रहे हैं, उससे इनके मुलाजिम हैं, ये क्या हैं, क्या देख रहे हैं आप? बेसिकली तो हमने इनको आगाही दी हुई है कि खुद आकर वॉलंटरली थाने पे अपनी डिटेल्स जमा करवाएं।
और समटाइम्स ये होता है कि हम भी खुद विज़िट करते हैं वेरियस अपार्टमेंट्स पे या दुकानों पे, या जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा रहते हैं, तो हम उनसे वेरीफाई करते हैं कि आपने जो आपके पास मुलाजिम रखे गए हैं वो हमने थाने में एंट्री कराई है या नहीं कराई। वो हम चीज़ चेक करते हैं, फिर उनके CNIC वगैरह लेकर, अब हमारे पास जो है वो तलाश ऐप में हमारा जवान साथ है, वो डिटेल्स लेगा, इनकी तलाश ऐप में इनके CNIC को एंटर करेगा। अगर तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट होगा तो हम इनको बताएंगे, और अगर उसमें वो मफरूर होगा या अब्सकॉन्डर या PO होगा तो हम उनको थाने ले जाएंगे। ये तो आप डोर स्टेप पे जाके लोगों को चेक कर रहे हैं, क्या लोगों के लिए ये भी फैसिलिटी है कि वो खुद थाने आएँ और पहले से उसकी वेरिफिकेशन करवाएं? जी बिल्कुल, ये सबसे पहला स्टेप हमारा यही है। हम सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि अपने आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ जो नए रख रहे हैं या पुराने हैं हिसाब का हैं, उनको आप थाने ले आएँ, थाने में आप उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि ये आपकी भी सेटिस्फिकेशन होगी और आइंदा के लिए आपके खिलाफ कोई जुर्म भी नहीं होगा। ठीक है, हम इनके साथ साथ बात करेंगे इनसे। आपका ये मुलाजिम जो है ये कब से आपके साथ है, क्या इसकी वेरिफिकेशन आपने करवाई थी? जी सर, ये 3 साल से मेरे पास है, और जैसे ये बात हुई है तो हम खुद गए थाने पे, रजिस्ट्रेशन करवाई, और आज साहब भी आए, उन्होंने चेक भी किया है, तो रजिस्ट्रेशन हुई है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कराची में जो लोग घरों में काम करते हैं उनके हवाले से जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पर पुलिस की जानिब से एक ना सिर्फ लिस्ट मुरतब की गई है, बल्कि साथ साथ उनको पकड़ने के लिए और उनको चेक करने के लिए भी एक मैकेनिज़्म बनाया गया है। और लोगों से दरख्वास्त भी की जा रही है कि लोग जो हैं अपने घरों में जब किसी को मुलाजमत दें तो उस हवाले से ज़रूर जो है वो उसको चेक भी करें और पुलिस से वेरीफाई भी करवाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ असद रज़ा साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि जो लिस्ट हमने मुरतब की है 110 ख़वातीन मैट्स जो हैं उनके बारे में हमने जिक्र किया है उसमें, तो क्या रीज़न समझते हैं? आपके पास कराची का एक पोश इलाका भी है, तो उसमें लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं नहीं करवाते हैं, किस तरह की परेशानी सामने आती है? जी शुक्रिया काशिफ़। मैं सबसे पहले तो इस बात का आगाज़ करूँगा कि जो सेफ़ कम्युनिटीज़ हैं वो एक हमारी जो पुलिसिंग की पैराडाइम है उसका पिलर स्टोन है, सेफ़ कम्युनिटी। और कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो चोरी नकब ज़मने की वारदातें जो हैं वो बड़ी आम होती हैं, और उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम डिफरेंट तरीक़ों से इक़दाम करते रहते हैं, जो कि प्रिवेंटिव साइड पे भी होते हैं और डिटेक्शन के ऊपर भी बेस करते हैं। प्रिवेंटिव साइड को करने के लिए हमने इसको सबसे जो पहला हमने स्टेप लिया है वो यही है कि लोगों को एजुकेट करें, और लोगों को एजुकेट करें, उनको अवेयर करें इस चीज़ से कि जो वो हाउस हेल्प्स को हायर करते हैं टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर, उनको जब भी वो देखें हायर करने से पहले इस बात का इत्मीनान करें कि क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं है। अभी ऐसा है कि चूँकि इंसान हैं, अफराद जब रहते हैं कम्युनिटी के अंदर तो कई दफ़ा वो SOPs को फॉलो नहीं करते, ऐसे सेफ्टी के इक़दाम को नहीं करते। इसी वजह से हम देखते हैं कि आए दिन जो है कराची के डिफरेंट इलाकों के अंदर स्पेशली जो DHA क्लिफ्टन है वहाँ पर चोरी की वारदातें होती रहती हैं कि कोई खातून खाना ने किसी हाउस हेल्प को हायर किया और 2-3 दिन बाद वो घर से सामान चोरी करके रफू चक्कर हो गई। कराची में जो ख़वातीन मुलाजमा हैं उनके लिए पुलिस क्या क्रैकडाउन कर रही है, और 110 ख़वातीन मुलाजमा की जो लिस्ट जारी की गई है उस हवाले से पुलिस क्या इक़दाम करने जा रही है, या फिर उनके लिए जो है वो क्या SOPs तय की गई हैं, इस हवाले से भी जाना। जबकि शहरियों की जानिब से भी जो है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है, और DIG साउथ की जानिब से ये कहा गया कि जो शहरी हैं वो ना सिर्फ पुलिस से कोऑपरेट करें बल्कि पुलिस को भी मज़ीद बेहतर करने के लिए हिकमत अमली अपनाई जा रही है। जी बिल्कुल, 27 जनवरी को ज़िला बदीन के जो तालका है टंडोबागो उसके गांव खुदाबश हैजबानी में एक वाक़या पेश आया था जहां 30 साला एक खातून को तशद्दुद के बायस जहाँ बहक कर दिया गया था। मैं इस वक्त उसी खातून के उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे वाक़या पेश आया था। यहाँ पे हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप ये बताएं कि ये जो आमिल ने खातून को तशद्दुद किया से उसकी मौत वाक़या हुई, तो ये वाक़या कैसे पेश आया, उसकी रोकथाम नहीं की गई? बाबा असां हिते असांजे ॻोठीअ में पासे में असांजे घर आहिनि। असां हिते ईंदा हुआसीं, हिननि जो रोज़ जो हूंदो हो माना रोज़ जो दाऊं कंदा हुआ, मायूं मर्द बि दायूं कंदा हुआ, भोपा हुआ हिननि जा पंहिंजा हुआ, हिन जो माण्हू बि पंहिंजो हो। ऐं असां ईंदा हुआसीं, भाई छा पिया करो, चयो असांजो मसइलो आहे, असांजे घर में केर बि न अचे, असीं ॼणो असांजो कमु ॼणे मरीज़ बि असांजो आहे, असीं पाण आहियूं, इहा वजह है बस। असांजी बि न। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जाली आमिल था
वो और जो लड़की का इलाज चल रहा था, ये सारे आपस में रिश्तेदार थे और जो मोहल्ले वालों ने एतराज किया तो उनको उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं आए। जी जी हाँ सही ॻाल्हि। अच्छा, ये पुलिस को कैसे इतला मिली इसकी? पुलिस खे असां ई ॿुधायोसीं हुनखे, छा ॿुधायो तक़रीबन 11 12 1 बजे ताईं असां पुलिस खे फोन कयोसीं हिते क़त्ल थी वियो आहे। पोइ बि असां अंदरि कोन आयासीं, पोइ पुलिस जी मदद सां असीं अंदरि आयासीं, असां वाक़ई ॾिठोसीं कि लाश पियो, बाक़ी माण्हू को बि कोन हुयो, सब फरार थी विया। ये इलाका मकीन थे। इनका कहना है कि जाली आमिल, जिसे मकामी जुबान में भोपा कहा जाता है, वो इन्हीं जिस जगह ये कत्ल हुआ इनका रिश्तेदार ही था और उसको इलाज के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। 2 से 3 रोज तक वो यहाँ मौजूद था और उसने यहाँ पे अपना एक आस्थाना भी बनाया हुआ था। खातून पर जो है इलाज के उसको नफसियाती मरीजा थी, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज इलाका मकीनों ने सुनी तो उन्होंने इस पे आकर इनके वर्षा से बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अपना मसला है, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। देखिए, मैं इस वक्त पंगरियो थाने में मौजूद हूँ और जब ये 30 साला जो संगीता है इसके कत्ल का वाकया पेश आया तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उनको हवालात में बंद कर दिया गया था। तो हमारे साथ इस केस के जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मंजूर नोड़ी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइएगा कि आप ये केस की जब आपको इतला मिली कि वाकया पेश आया तो क्या कार्रवाई आपकी जानिब से अमल में लाई गई और कितने मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए आपने? भाईजान, ये मौका 26 तारीख को हमें जो लेट नाइट तकरीबन रात को 1 बजे हमें इतला मिली कि कोई आमिल बाबा है, उसने कोई एक लड़की को जिन निकालने के लिए उन्होंने कोई मुजमा इकट्ठा किया था उधर, तो उसमें जो है उसके दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई है। तो इस इतला पे हम वहाँ पे सरजमीन पे गए तो वहाँ तो कोई मौजूद नहीं था, लड़की के वालिदैन थे, उनके साथ हमने लड़की के जो है लाश उठाई और उसका पोस्टमार्टम भी करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनके वालिद की मदद में हमने एफआईआर भी दर्ज किए। उसके बाद इनके टोटल 4 मुलजिम थे इसमें जो है इन्वॉल्व थे, उनमें से जो है 3 मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिए। अभी 1 मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया है। बाकी जो हमारे जो है इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है जो भी होगा। अच्छा, ये बताएं, जो पोस्टमार्टम जब आप अस्पताल ये लाश को लेके गए तो डॉक्टर्स का क्या कहना था कि मौत कैसे वाकया हुई है और उस लाश की क्या सूरत हाल थी, जो तशद्दुद के निशानात थे, किस चीज से तशद्दुद किया गया? ये लाठी में तशद्दुद के निशानात थे, डॉक्टर्स ने भी बोला और हमने भी देखा। बाकी प्रोविजनल रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट आएगा जो पोस्टमार्टम की, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। मकतूला के शोहर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताएं कि ये जो आपकी वाइफ है इसको कैसे आपने कत्ल किया और क्यों इसको कत्ल किया, क्या वजह थी? सर वो सही भोपा बैठा हुआ छोकरी के थोरो मिड़े चक्कर हिसाबी हो त भोपन चयो जे असां थोरो हिसाबी चक्कर कढूं था त छोकरी उते वेठी हुई। छोकरी ते असांखे थोरो मूंखे साइड ते करे छॾियो त छोकरी खे चई तूं वे तुंहिंजो मां फ़क़ीर कढूं था त आउं मूंखे साइड करे हिननि फ़क़ीर ते कढियो। फ़क़ीर कढंदे कढंदे हिननि अलाए छा थियो त छोकरी के मथे दसी मथे चढ़ी विया हलिया 2 ॼणा, हिकिड़ो बावल ॿियो सिंह। वाल जी मथां लकड़ी खणी बीठो ख़ाली ईअं बीह रहियो ख़ाली मथे, जेको सो मूंखे वेझो अचणु न ॾियनि, वेझो अचण लाइ वञा थो त मूंखे मारणु लॻनि, उन वजह सां आउं कोन बचाए सघियसि। इस वाक़े के मरकजी मुलजिम जो जाली आमिल था वो इस वक्त यहाँ हवालात में बंद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताएं कि क्यों आपने इस लड़की को तशद्दुद करके कत्ल किया, क्या वजह थी? साईं असांजो हाणे वाक़ई आउं इहो भूत कढींदो आहियां पर उन महिल मुंहिंजो दिमाग़ कमु न करे ॿुधे। धणी पाण वेठो, छोकिरी माउ पीउ वेठा हुआ, धणी पाण कंध ते चढ़ी वेठो, ठीकु आहे। उन्हनि को बचाइण जी कोशिशि करां, जा मूंखे पादर हणी कढी छॾी न त बहितर कमु थी वञे। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? हम रुको पंहिंजो परिवार जो कंदो आहियां, ॿिए धारी जो कोन कंदो आहियां। मतलब तव्हां चओ पिया त तव्हां के लड़की जा जेका घर वारा और रोकण जी कोशिश ही कोन कई? अच्छा, चुप कोन कई बस। इसका कहना है कि ये जो है आपस में रिश्तेदार हैं और इसका दावा है कि लड़की पर जो है जनात का साया था और उसने वो निकालने के लिए उस पर तशद्दुद किया और उसे अनजाने में जो ये कत्ल हुआ। लेकिन जो लड़की का शौहर है उसका ये कहना है कि इसके साथ जो उसका साथी था उन्होंने मिलकर जो इस पर तशद्दुद किया, जिसके बाद ये जावक हुई है। मजीद पुलिस जो है अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है।
जाली आमिल के हाथों तशद्दुद के बायस हलाक होने वाली 30 साल संगीता के मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिए गए और उम्मीद है कि उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन शहरियों का कहना है कि आए दिन हर रोज़ शहरी जो है इन्हीं जाली आमिलों के हाथों उनके जाल में फंसकर अपनी जानें गंवा रहे हैं और ऐसे आमिलों को गिरफ्तार करके उनको करार वाकई सज़ा दी जाए और इस कारोबार की जो है रोकथाम यकीनी बनाई जाए। हम बात करेंगे आज एक ऐसे दर्दनाक केस के हवाले से जिसमें 10 बच्चों की मां को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। गैरत के नाम पर कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर था। पुलिस के मुताबिक अभी तक जो मुलजिम ने बयान दिया है, जो कि खातून का शौहर है, मकतूला का शौहर है, उसका ये कहना है कि उसने कत्ल नहीं किया, उसने जानबूझकर कत्ल नहीं किया। ताहम उसका ये शिकवा है कि उसकी बीवी रोज़ाना उससे झगड़ती थी। गुर्बत की वजह से उसकी जो ख्वाहिशें वो पूरी ना करने पर उसकी जो बीवी है वो उससे झगड़ा करती थी, जिसकी वजह से आए दिन उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे। और यही वजह बनी उस दिन कि खातून ने जज्बात में आके अपने सर पर पिस्तौल रखा और मुलजिम के मुताबिक उसने उससे पिस्तौल जो है वो छीनना चाहा। ताहम वो चल गया और खातून इससे जाँ बहक हो गई, जबकि दूसरी जानिब जो 3 साल बच्ची है वो भी ज़ख्मी हुई। हमने बात की है उस इलाके की, स्पिनावाड़े का इलाका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घर के बिल्कुल बाहर, जो जाए वकुआ के बिल्कुल बाहर। जो बच्चों के मुताबिक बात यही थी कि वालिद और वालदा आपस में लड़ रहे थे और वालिद जो है वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शफीक बताया जा रहा है बच्चों के मुताबिक कि उनका बाप बिल्कुल ठीक था और वो हमेशा उनके लिए अच्छा कमा कर लगता था और उनका गुजारा अच्छा हो रहा था। ताहम उनकी जो वालदा हैं, जो मकतूला हैं, वो खुश नहीं थी। उनको हमेशा ये रोना था कि गुर्बत है और गरीबी की वजह से वो अपने इस शौहर के साथ गुजारा नहीं कर सकती। और ये यहाँ पर ये भी सुनने को मिला है, जो मुख्तलिफ बयानात मिले हैं उसमें ये कि खातून जो है वो 2-3 मरतबा अपने शौहर के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन भी गई, वहाँ पर उसके खिलाफ FIR भी कटवाई और उसे अंदर भी जेल के करवाया। और उसका यही था कि उसका शौहर उससे मारता पीटता है, उस पर तशद्दुद करता है और वो उसके साथ नहीं रह सकती और वो खुला लेना चाहती है। दूसरी जानब अगर हम बात करें जिसमें एक और पहलू है, जो पुलिस के मुताबिक खातून जो है उसके किसी शख्स के साथ ताल्लुकात थे और जो शौहर है उसने उसको काबिल एतराज़ हालत में देखा था। बल्कि इसी मकतूला के बेटे ने कोई वीडियो बनाई थी और अपने बाप को बताई थी कि उसकी जो वालदा है वो किसी के साथ ताल्लुक़ में है। ताहम मुलजिम का ये बयान है जो पुलिस को दिया गया है कि अगर जो वीडियो उस टाइम मिली थी, कत्ल करना होता तो मैं उसी वक्त अपनी बीवी को कत्ल कर देता, लेकिन मैंने बहुत सब्र का मुजाहरा किया क्योंकि मेरे 10 बच्चे थे। उसके बाद जो कुछ अरसे बाद ही उनके आपस में दोबारा जो झगड़े हुए और जो आज झगड़ा इस नौबत तक पहुँचा है कि जो दोनों आपस में तू तुकार कर रहे थे, एक दूसरे को मारपीट पर आए हुए थे, तो खातून ने मुलजिम के मुताबिक पिस्टल खुद अपनी कनपटी पर रखी थी, जिसे वो छीनने के लिए आगे गया और पिस्तौल चल पड़ी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो मकतूल के भाई, उनसे हम बात करेंगे। और दूसरे अगर कैमरामैन रिजवान शेख बता सके तो ये वो 10 बच्चे हैं जो वालदा के दुनिया से चले जाने के बाद बेबस बैठे हैं। इसी तरह चूँकि वालिद पर कत्ल का इल्ज़ाम है इनकी वालदा के, तो इस वजह से वो जेल में है और यही वजह है कि इस घराने पर इस वक्त मातम का समा है। वालिद नहीं, वो जेल में है, वालदा दुनिया से जा चुकी। इनका कफ़ील कौन होगा, इनकी कफ़ालत कौन करेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। गांव के लोग परेशान हैं, अहले मोहल्ला परेशान है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर यही सुनने में आया कि मियाँ बीवी अक्सर लड़ा करते थे, इनकी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन बात इधर तक चली जाएगी, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक दूसरे की जान लेने की बात होगी। और जो मुलजिम है उसका ये कहना है कि वो जानबूझकर अपनी बीवी को कत्ल नहीं करना चाहता था, चूँकि उसके 10 बच्चे थे और समझता था कि उसके बच्चों की माँ है। लेकिन खातून ने चूँकि पिस्टल अपनी कनपटी पर रखी थी और जज्बात में आके जब शौहर ने उससे पिस्टल छीनी है तो गलती से पिस्टल चली है। मुलजिम का ये बयान है। मुलजिम के भाई से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, सर ये बताइएगा कि 10 बच्चे हैं, वालदा मर चुकी, ठीक है, कत्ल हो गई, वालिद जेल में है, अभी इनका क्या बनेगा? तो अभी हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे कि इसको जल्द रिहा करे, ताकि आप देख सकते हैं कि इसका 10 बच्चे हैं ना, एक शादीशुदा हुए, ये बाकी 9 जो रह गए आपके सामने है ना। और ये रोज़ मेरा जो क्या कहते हैं आप लोग, आपके भाई नहीं, वो बीबी को क्या कहते हैं, आपकी भाभी क्या करती थी? भाभी तो कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहा था
वो कह रहे कि ये नहीं है, कभी क्या बहाना बना रहा था, कभी क्या बहाना। कहते हैं कि बस गरीबी तो हर इंसान पर आता है ना, तो इसका तो मतलब ये नहीं है कि इंसान झगड़े करे आपस में, बात इस तक पहुंच जाए कि वो अपने आप को गोली मारे। मैंने भाई इसके साथ झगड़ा हुआ था, उसने रोका, बस ये डायरेक्ट आ गए कमरे में और पिस्टल, जब मेरे भाई हाथ लगा रहा था बस गोली चल गई। ये भी छोड़ो, इतनी छोटी बेटी की कोई खुद मारता है, चलो सही है, बीवी को इसने मारा है, लेकिन बेटी की को कोई मारता है। ये बताएं कि वाकई में उनकी कौन सी बच्ची जख्मी हुई थी? ये वाली जी, फातिमा नाम है इसका, और ये तकरीबन 3 साल की है। इसको भी जख्म आए थे? अच्छा, ये अभी सर में है ना, डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी ये बहुत छोटी है, मसला नहीं कर रहा है ना, जब कोई मसला करे तो फिर इंशाल्लाह इसका ऑपरेशन होगी। देखिए, अहले मोहल्ला भी खफा हैं कि ये क्या हो गया, ये 10 बच्चे हैं, ऐसे बेयारो मददगार रह गए हैं, कौन कब किसको खिला सकता है, कब तक? एक तो ये सवाल है। दूसरी बात ये कि ये बताएंगे इनकी जब लड़ाइयाँ होती थी आपस में, तो क्या ख़ानदान वाले आके सुलह नहीं कराते? तो वो नहीं चाहते थे कि ये मसला हल हो जाए? जब ये आपस में झगड़ा कर रहा था, मैं इसके दरमियान में आता था, लेकिन वो ये इनकी माँ है, कहते ये ले आओ, ये ले आओ। इंसान का गरीबी है, किधर से ले आएंगे इतना ख्वाहिश जो वो करते। बाकी रोटी मिल रहा थी, बच्चों को कपड़े मिल रहे थे, बस वो अपने मुताबिक वो खेती का काम करते, तो इतना। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम कहते कि हुकूमत से कि ये उसने अपने आप को ख़ुद गोली मारी है ना, और माँ भी चली गई, तो बाप को तो घर में होना चाहिए ना। हम मौजूद हैं इस वक्त पिछला खरा थाने में, जहां पर वाक़ई की तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसरान से हम बात करेंगे। पहले तो उनसे पूछेंगे वाक़या है क्या और अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। सर, ये बताइएगा कि वाक़या किस तरह पेश आया और आप लोगों को कैसे इत्तला मिली? ये मियाँ बीवी के झगड़े की इत्तला में मिली। हमारे जो नज़दीक वहाँ चौकी इंचार्ज है अकरम ख़ान को फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन मिली, तो उन्होंने हमें कॉल की। इसके बाद हम चले गए वहाँ पर, मौके पर हमारे SHO साहब गए, हमारी टीम गई, देखा तो वहाँ पर शोहर ने अपनी बीवी पर फायर करके कत्ल किया था। जो बाद में हमें पता चला ये घरेलू झगड़े शुरू थे इसके पहले से, उसकी वजह से इन्होंने इसको शूट किया, अपने बीवी को शूट किया। उसके बाद उनको लेकर गए अस्पताल इलाज के लिए, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ गई थी, तो वो भाग गया था मौके से मुलजिम को 4-5 दिन बाद हमने गिरफ़्तार करके हम अभी जुडिशल लॉकअप पे हैं वो। और हमने जो तफ्तीश की है इनकी, तो मुलजिम कह रहा था इनके मेरे साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मेरे 10 बच्चे थे, लेकिन फिर भी मैं इनका ख्याल रखता था, लेकिन बीवी मेरे साथ टाइम नहीं गुजारती थी, तो उसकी वजह से हमारे झगड़े रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे थे। तो उस दिन वाक़या हुआ है, मैं इनसे पैसे मांग रहा था, मैंने पैसे दिए थे, लेकिन जब वो मैंने पैसे दे के अपने कोर्ट में तो पैसे नहीं थे, तो उसकी वजह से बीवी चली गई अपने पिस्टल उठाकर अपने आप को शूट करने के लिए। तो मैंने इसको पकड़ रहा था, इस दौरान फायर हो गई, जो लग गई, मेरी बेटी भी लगी उस पर, तो मैं भाग गया मौके से। तो ये बात हुई थी इनकी आपस में, जो झगड़ा हुआ था उसकी बेटी की रिपोर्ट पर फिर FIR होगी बाप के ख़िलाफ़। तो इस अब तक ये इन्वेस्टिगेशन हमने की है। तो ये बताइएगा कि मुलजिम ने जब बयान दिया तो वो शर्मिंदा था अपने किए पर या नहीं? हाँ, शर्मिंदा था, उसने क्या गलती से लगी है, मैंने अब कसदन नहीं मारा इसको, और शर्मिंदा था अपने किए पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम के नवाई गांव कोठा पुराना में, जो थाना काला गुजरा की हदूद में आता है। 6 माह कबल एक मासूम 5 साला बच्चा उस्मान नामी जो लापता हो गया था, उसके बाद इसके घर वालों ने पुलिस में इतला की कि हमारा बच्चा कल से गायब है, जो मिल नहीं रहा। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और उस बच्चे को ढूंढना शुरू किया, तो चंद ही घर छोड़कर उस बच्चे की लाश जो है वो झाड़ियों से बरामद हुई। तो पुलिस ने 3-4 बंदों को हिरासत में लिया और उनको तफ्तीश किया, तो वो बंदे बेगुनाह निकले। उसके बाद इसका अपना ही एक अजीज़ जो रिश्ते में उस्मान का चचा था, उसका नाम अब्दुल्ला था, उसकी उम्र 13 साल थी उस बच्चे की, जिसने 5 साला बच्चे को बेदर्दी के साथ, छुरी के साथ या तेज़दार आला के साथ कत्ल किया। 3 दिन गुजरने के बाद
पुलिस को उस बच्चे पर शक हुआ कि इस बच्चे ने कत्ल किया है, तो उसके बाद जब बच्चे को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने हिरासत में लिया, तो उस बच्चे ने ये इंकशाफ किया कि मैंने इस बच्चे को कत्ल किया है। जी, मैं इस वक्त मकतूल उस्मान के दादा के साथ उनके घर में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ उस्मान की वालदा, बहन, भाई और उसके दादा मौजूद हैं। उसके दादा से पूछते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ, क्या आप मुतमिन हैं? नहीं, मुतमिन कहाँ थी, तो मंदे ही नहीं आए भाई इस बंदे काम किया। बंदे ने आख्या था बड़े ने, ये नहीं हो सकता भाई बंदा काम करे, तो निकला वो आया एक बंदा सियालकोट का साढ़े को मुलाजम सी, उन्हें कहा बंदा ये है जी। हाँ। आपके बच्चे की उम्र कितनी थी? 5 साल। तो जो जिसको सज़ा हुई है, कातिल है, जो मुलज़म है, मुजरम है जो, वो उसको उसका नाम क्या था, क्या लगता था रिश्ते में? अब्दुल्ला चाचा। उस रिश्ते में उसका चाचा था जी। मैं इस वक्त कोठा पुराना में मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 साला मकतूल उस्मान को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। मेरे साथ उस्मान की फूफी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, जो हमें बहुत इंसाफ मिला है अदालत से। उन्होंने उसको, मुजरम को, तो अब्दुल्ला है जो जिसने कत्ल किया है अपने बाप के साथ मिलकर, उसको सज़ा तो मिल गई है। लेकिन जो है ना, उसके वालिद थे ना, जो उस्मान के पापा, वो उसको मना करते थे कि भाई तुम ये काम नहीं करो, मांगने वाला, हमारी बेइज्जती होती है। तो वो ना 1-2 दफ़ा उसने मम्मा को, मेरी को बोला कि इसको मना करो अपने बच्चों को, मुझे तंग ना करें, ये ना मेरे से कुछ और हो जाए। उसने अपने बेटे को आगे रख के ना ये सारा वकूआ उसने किया, कत्ल वाला, यानी कि बच्चे को, हाँ, अब्दुल्ला के ज़रिए कत्ल करवाया। लेकिन अब्दुल्ला को तो सज़ा हो गई है, लेकिन उसका वालिद जो है ना वो बाहर फिर रहा है। आप अपने भाई के बारे में क्या कहेंगे? आपको भाई याद आता है? जी, मेरा भाई मुझे बहुत याद आता था, हम इकट्ठे खेलते थे। और क्या करते थे? मुझे बहुत याद आता है, रोज़ाना मुझे भाई अपना याद आता है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोठा पुराना के थाना काला गुजरा में, जहाँ पर हम SHO साहब के साथ बैठे हैं। चौधरी मज़हर इस्लाम जो हैं वो यहाँ पे SHO तैनात है। इन से जानते हैं कि बच्चे के कातिल को किस तरह रिकवर किया और क्या मामला था ये। अस्सलाम वालेकुम। ये उस्मान जो पहले घर से गुम हुआ था, तो पहले इसके अगवा की FIR हुई और बाद को जो है ना, रात को 10 बजे इसकी डेड बॉडी इसके घर के बैक साइड पे ये एक तालाब है, उसके जो है बंद था, उस पे से पड़ी हुई मिली हमें। तो ये फिर हमने इसे ह्यूमन रिसोर्स से जो है सारे चीज़ों से ट्रेस करके, तो जो उसके वालिद का कज़न अब्दुल्ला, 14 साल उसकी उम्र है, और इसने उनके साथ ये ढूंढता, ख़ुद भी ढूंढता रहा है, और इसी ने उनको, जब ये लाश जब ढूंढ रहे तो उसी ने सबसे पहले इसने देखा कि यहाँ पे ये लाश डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इनकी हरकत मशकूक से हमने ह्यूमन रिसोर्स से इस मुकदमे को ट्रेस किया और इससे आला कत्ल छुरी जो है वो हमने बरामद किया। फिर ये हमने इसको सबूतों के साथ चालान किया और इसको अब कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा और 4 लाख रुपया जुर्माना हुआ। मैं इस वक्त जो उस्मान बच्चा 5 साला आज से 6 माह कबल जिसे कत्ल किया गया था, उनके उस्मान मकतूल के वकील जनाब असद वड़ाइश साहब के चैम्बर में उनके साथ मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या थे और क्या मामला था, किस वजह से, वजह अनाद क्या थी, और ये केस असद वड़ाइश साहब ने अपनी काबिलियत से जीत भी लिया और 3 माह के अंदर अंदर सज़ा भी करवा दी उस कातिल को। मेरे साथ असद वड़ाइश साहब एडवोकेट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। असल में इसके हक़ाइक़ इस तरह से कि ये ब्लाइंड मर्डर था और ये अपने ही कत्ल करने वाले थे। ये उसका सगा रिश्तेदार है और ये जो वालिद है उसका सगा कज़न है। इसकी उम्र 14 साल है कातिल। इसने वजह नाद इसकी ये थी कि इसका जो वालिद है कातिल का, वो भीख मांगता था
उसको भीख मांगते हुए देख लिया गया था। तो वो जिस तरह से भीख मांगने की नकल उतारता था, ये छोटा वाला बच्चा उसकी नकल उतारता था, जिसका वो उसका वो गुस्सा करते थे कि ऐसा मत करो। वो बच्चा नकल उतारता था, वो उसको जब मारते थे वो आगे से गालियाँ देता था। तो यही वजह अनाथ बनी। जो कातिल ने भी यही बयान दिया कि ये जो छोटा आसमान मकतूल था, जो 5 साल का बच्चा था, उसने उसको माँ की गाली थी, जिसकी वजह से उसने उसको ज़बह कर दिया। इसमें आमिर शाह तफ्तीशी साहब थे, उन्होंने आला कत्ल बरामद किया, उनको ट्रेस किया और इसमें एक अदद मुलज़म जो है ये चलान हुआ और उसी मुलज़म को जो है गुनाहगार भी करार दिया गया। और बाद जो है इसमें कलील तरीन मुद्दत में हाई कोर्ट से डायरेक्शंस हमें आई थी कि विदिन 1 मंथ इस मुकदमे को कंप्लीट करना है। 2 मंथ हमें पहले इससे चलान वगैरह के इंतज़ार में गुजर चुके थे। तो हमने 1 माह की कलील तरीन मुद्दत में इसका केस का जनाब ट्रायल किया है और जो जुर्म है ये उस पर साबित हुआ है और उसके बाद उसको जो है उम्र कैद की सज़ा और 4 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। 7 अफराद का कत्ल हुआ। ये ज़मीन का एक मामूली तनाज़ा था जो बदल गया एक दुश्मनी में और इस केस में, इस मामले में 7 अफराद की जानें गई। गाड़ी में सवार 7 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में गाड़ी में तमाम 7 के 7 अफराद जो है वो अपनी जानों से जाते हैं, उनका कत्ल किया जाता है बेदर्दी के साथ। इस वाक़े में क्या मुहरक़ात हैं, ये वाक़या क्यों पेश आया, हम सबसे पहले आए हैं DPO सियालकोट के पास, उनसे जानते हैं इस तरह का वाक़या जो है वो रोनुमा क्यों होते हैं और इनकी रोकथाम के लिए पुलिस क्या इक़दाम कर रही है। जी, इसी वाक़े से मुतल्लिक हम मज़ीद जानने के लिए पहुँचे हैं DPO सियालकोट के पास। फैसल शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस केस में क्या पेशरफ्त है और इस केस की मुहरक़ात क्या हैं, पीछे क्या मुहरक़ात थे, क्यों इस नहज पर ये लोग पहुँचे कि इस गाड़ी पर फायरिंग करते हुए 7 लोगों को जो है वो कत्ल किया गया। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको इससे मुतल्लिक थोड़ी सी तफसीलात बताई थी, मज़ीद तफसीलात जानेंगे DPO फैसल शहजाद साहब से। जी DPO साहब, ये बताइएगा कि इस केस में क्यों ये इस नहज पर लोग पहुँचे, 7 लोग जो है उनको कत्ल कर दिया गया इतनी बेदर्दी से, पीछे मुहरक़ात क्या थे? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो ये 1 अक्टूबर 2024 का इंसिडेंट है जिसके अंदर एक गाड़ी में सवार 7 लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसमें पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और इस पूरे केस को, ये ब्लाइंड केस था, इनिशियली पता नहीं था, लेकिन फिर पुलिस ने इसको पूरे केस को ट्रेस किया। तो जो फैक्ट सामने आए उनके मुताबिक ये जो मकतूल थे इनकी और जो कत्ल करने वाले थे इन लोगों की शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर दरीना कुछ मामलात के ऊपर इनकी मुखालफत चलती आ रही थी। उस मुखालफत में एक दूसरे पे इन्होंने केसेस भी करवाए हुए थे। एक ज़मीन के तनाज़े से मामला शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ पहुँचा कि इन लोगों ने इनकी 7 लोगों की जान लेने का जो फ़ैसला किया और फिर उन्होंने पूरा ये एम्बुश सेट करके और यहाँ ये एक जनाजे से वापस जा रहे थे, वापस डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, और फिर यहाँ हमारा एक पुलिस स्टेशन है किला कालर वाला, उसके अंदर इन्होंने, उसकी जो सेक्शन के अंदर इन्होंने ये अंधोनाक वाक़या जो है वो किया। इसमें फिर पुलिस ने सब्सिक्वेंटली टेक्निकल एविडेंस को पूरी को यूज़ किया और इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व थे उनको परसू किया। जो फिर इसमें FIR दर्ज करवाई गई, उसके अंदर जो लोग नामजद किए गए उनको भी सब्सिक्वेंटली अरेस्ट किया गया, तफ्तीश की गई। इसमें अभी भी इक्का दुक्का लोग बकाया हैं, पुलिस उस पर भी इंशाल्लाह वर्क कर रही है, वो भी जल्द इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएंगे। जहाँ तक मुहरक़ात की आपने बात की, तो छोटे छोटे जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, छोटे छोटे और जो हमारे माशरे के अंदर रहने वाले डिस्प्यूट्स हैं, वो जब हमारी अना और ज़िद की वजह से उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहां हम दूसरे की जान लेने का इरादा कर लेते हैं, तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जो कि बड़े ही अफसोसनाक हैं। सर, मैं ये बताइएगा, क्या जिस पार्टी ने ये कत्ल किए हैं, क्या पहले उनकी जानिब से भी कोई इस तरह के उनके मर्डर्स हो चुके हैं? जो मकतूलीन हैं उनको जानिब से कोई इस तरह की गई है अटेम्प्ट? जी बिल्कुल। इसमें जो ये कत्ल करने का मामला था, इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इसमें मल्टीपल पार्टीज़ इन्वॉल्व थी और हर पार्टी को कुछ ना कुछ ग्रज था टूवर्ड्स दिस पार्टी।
और उसमें यस कत्ल के मुकदमे भी थे, जिसमें या तो उनको ये शुबा था कि ये उस कत्ल में प्रीवियस कत्लों में इन्वॉल्व थे, या उनको ये यकीन था कि इन्होंने ही ये कत्ल किए हैं। तो वो सारा मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फिर अमल किया। इसकी डिटेल्स बहुत ही टेक्निकल हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, मल्टीपल पार्टीज़ के इन्वॉल्व होने की वजह से, वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपको एक जनरल अंदाज में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो बिल्कुल इस तरह की बात थी इसके अंदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट की तहसील पसरूर के इलाके किला कालरवाला में, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। ये वाक़या जो है रात की तारीकी में पेश आया, जब बाबर म्यू ग्रुप जो है वो अपनी हमशीरा के जनाजा पढ़ने के लिए ओठियाँ गांव में आते हैं, और यहाँ पर वापसी पर जो दूसरा ग्रुप है, जो दुश्मन थे उनके, वो ताक लगाए बैठे हुए थे और रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए इस जगह पर, जिस जगह पर मौजूद हूँ, किला कालरवाला का ये इलाका है, यहाँ पर उनको रोका गया और फायरिंग करके उनको जो है वो कत्ल किया गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये वो जगह है जहाँ पर जैसे कि फुटेज में देख रहे हैं कि गाड़ी जो हम आपको दिखा रहे हैं उस पर सैकड़ों गोलियां बरसाई गई, और गाड़ी जो है यहाँ पर इस जगह पर जो है वो गिर गई, और उस गाड़ी में सवार 7 अफराद जो सवार थे वो जो अपनी जानों से उन्होंने हाथ धो लिया। आपको इसमें मैं एक अहम बात बताऊं कि जो बाबर म्यू और जुल्फ़कार गुम्मन है, उस इन दोनों के दरमियान जो है वो साल हा साल से एक मामूली ज़मीन के तनाज़े पर जो है वो दुश्मनी चलती आ रही थी। बाबर म्यू का ताल्लुक़ जो है वो सियालकोट के साथ ही जो मलिका जो ज़िला है शेखुपुरा, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर ये सियालकोट ज़िला का जो है वो बॉर्डर है। यहाँ पर 3 अजला मज़ीद जो है इस इलाके को जो है वो जुड़ते हैं, जिनमें ज़िला नारोवाल है, ज़िला शेखुपुरा है और ज़िला गुजरावाला है। ये वो एरिया है जो जुडिशन बनती है सियालकोट की, क्योंकि बाबर म्यू अपनी बहन का जनाजा पढ़ने के लिए ओठियाँ गाँव की तरफ रवाना होते हैं। जब दुश्मन को इस बात का पता चलता है, उनके मुखालफिन को पता चलता है, तो वो ताक लगाकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। मेरे साथ इस मौजूद है शाहिद ढिल्लू, SHO किला कालरवाला, जो उस वक्त तफ्तीशी अफसर भी थे। उनसे जानते हैं इस वाक़े से मुतल्लिक क्या उनकी तहकीकात में अभी तक क्या पेशरफ्त आई है, ये वाक़या क्यों पेश आया, कब से ये दुश्मनी चली आ रही थी। जी शाहिद साहब, हमें ये बताइएगा, इस केस के हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा कि ये 2 ग्रुपों के दरमियान आखिर क्या ऐसी रंजिश थी, क्या ऐसी बात थी कि जो इतनी जो है वो इस नहज तक ये लोग पहुंच गए कि 7 के 7 अफराद को जो है वो कत्ल कर दिया गया। इन दोनों ग्रुपों के दरमियान थी, एक जुल्फ़कार गुम्मन ग्रुप है और दूसरा बाबर म्यू ग्रुप है। इन दोनों के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा था, कई सालों से चल रहा था। अब ये हुआ कि उस दिन ये बाबर म्यू की बहन जो है ना, वो ओठियाँ में उसका जनाजा था, ये जनाजा पढ़ने के बाद वापस आ रहे थे, तो जो जुल्फ़कार गुम्मन जो पार्टी है ना, उस ग्रुप ने इनको रास्ता रोका, और वो जो फार्चूनर गाड़ी पे आ रहे थे जनाजा पढ़ने के बाद, उन पे तकरीबन 300 राउंड जो इन 7 लोगों को लगे, और वो मौका पे जाम बाक हो गए, जिनमें बाबर म्यू और शफाकत गुम्मन जो है ना वो मेन लोग थे। बाकी जो 7 उनके साथी थे वो भी उनके साथ बाकी 5 लोग और भी थे। अच्छा, हमें ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो दूसरा ग्रुप है जुल्फ़कार गुम्मन जो कातिल हैं, उस जुल्फ़कार गुम्मन के बेटे भी इसमें वक़ूए में शामिल हैं, 4 उसके बेटे नामज़द हैं। तो क्या एक ही फैमिली के अफराद हैं? आपकी तफ्तीश के मुताबिक क्या ये बात दुरुस्त है कि वो भी इस वक़ूए में शामिल थे, और अभी तक कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया इस ख़ानदान के? ये जुल्फ़कार गुम्मन के जो 2 बेटे जो है ना वो जेल जा चुके हैं, वो इस वक़ूआ में मुलव्वस थे। बाकी उसके 2 बेटे और अभी वो एक बाकी है, वो 3 लोग बाकी हैं इस ख़ानदान के। अच्छा, वो क्या लोग इश्तहारी हो चुके हैं या अबूरी ज़मानत पर हैं? तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? वो तीनों बाप बेटा जो है ना वो इश्तहारी हैं इस मुकदमे में, अभी तक उसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। तो ये कि इस गाड़ी में सवार हमें जो इतलात मिली है कि इमाम मस्जिद भी इसमें सवार थे, वो उनके गांव के हैं, पीर सैयद इशफाक शाह, वो भी उनके साथ गए हुए थे। वो भी वापस आ रहे थे गाड़ी में जब ये वक़ूआ हुआ है, और इसी वक़ूए के दौरान जो है ना वो भी कत्ल हो गए। क्या गाड़ी में कुछ ऐसे अफराद भी सवार थे जिनका इस ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं? ये है ही ग्रुप वही था उसमें? वो जब गाड़ी में थे उस गांव के लोग थे, कुछ का तो इनकी दुश्मनियों में था, तो कुछ तो जो थे वो साथ बैठे हुए थे, उनकी नज़र हो गए। जी, अब हम बात करेंगे सरगोदा में पेश आए इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़े का। 22 जनवरी को ये वाक़या पेश आया, जिसमें LLB के एक तालिब इल्म साइम को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया।
मैं उस मकाम पर मॉडल टाउन में मौजूद हूँ जहाँ से इस नौजवान तालिब इल्म की सबसे पहले लावारस लाश मौसूल हुई। यहाँ पर इतला दी गई पुलिस को, रेस्क्यू हुकाम को कि एक नौजवान की यहाँ पर लाश मौजूद है। फौरी तौर पर यहाँ पुलिस भी पहुँची, रेस्क्यू के एहलकार भी पहुँचे, तो यहाँ से इस नौजवान की लाश जो है फौरी तौर पर DHQ अस्पताल पहुँचाई गई। 12 से 14 घंटे तक तो इस नौजवान तालिब इल्म की शनाख्त ही नहीं हो सकी। उसके बाद डाटा इकट्ठा किया गया तो पता चला कि ये साइम सरगोदा का रिहायशी है और इसको इंतहाई बेदर्दी से खंजर के वार करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के लिए यकीनन ये अंदोहनाक कत्ल की वारदात एक चैलेंज बन चुकी थी। मैं अपने कैमरामैन ज़हीर खान से ज़रूर कहूँगा कि वो उस जगह की भी निशानदेही करे मॉडल टाउन की जहाँ से इस तालिब इल्म को कत्ल करके इसकी लाश फेंक दी गई थी। ये वो मकाम है जहाँ पर इसकी लाश महकमा पुलिस के हुकाम और रेस्क्यू एहलकारों ने 22 जनवरी की रात बरामद की और बाद में इसकी लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल की। नौजवान तालिब इल्म साइम के वालिद अंसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम एक तो बात करेंगे कि इस दिलखराश वाक़े के बारे में उनके क्या तासुरात हैं, दूसरा बात करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। सोशल मीडिया कुछ बात कर रहा है, आम आदमी कोई बात कर रहा है। सरगोदा के लोग यकीनन इस सारे वाक़े से इंतहाई गमज़दा भी हैं। इस वक्त हम अंसर साहब के घर में मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं, असल हक़ाइक़ पता करते हैं कि असल वाक़या हुआ क्या है। उसी का एक जो दोस्त था, जो पुराना दोस्त था, उसके FSC लेवल का था लड़का, जो उसके साथ उसका आना जाना था, खाना पीना, वो इकट्ठे बैठते घूमते फिरते थे। उसी लड़के ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मेरे बच्चे को शहीद किया है। और इसके पस्से पर्दा हक़ाइक़ ये हैं कि 2023 में मई जून के महीने में उस लड़के से कोई मोबाइल टूट गया था और उसकी प्लेंटी उसको भरनी पड़नी थी और उसने मेरे बेटे से पैसे मांगे थे। तो मेरे बेटे ने अपना मोबाइल सेल करके उसको 50,000 के लगभग पैसे दिए थे और उसके दूसरे एक दोस्त ने 5,000 दिए थे। तो ये पैसे जो थे वो उसको उन्होंने दे दिए थे उस वक़्त, और अभी जब वो वापस नहीं कर रहा था तो फिर इन्होंने उसके साथ दोस्ती भी उनकी तकरीबन वाइंड अप हो गई थी। अब दोबारा जाके ये लड़का जो था वो दोबारा आया, तो इस दौरान फिर मतलब कोई इनकी हुई आपस में, उसने मेरे बेटे को शहीद कर दिया। अच्छा अंसर साहब, बताया ही जा रहा है कि मुलज़म ने आपके बेटे को कत्ल करने के बाद आपके घर आया, यहाँ आके आपके बेटे को तलाश भी करता रहा, आप लोगों के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पे गया। इंतहाई चालाक और इंतहाई शैतान सिफ्त ये लड़का था। क्या ऐसी बातें दुरुस्त हैं? इसमें मैं आपको क्लैरिफाई ये करूं कि वो हमारे घर आया था शाम को 8 बजे, जब वो इसको लेके गया है। इसके बाद जब साइम से मेरी बात हुई है तो वो उसने मुझे बताया कि मैं राइब के साथ हूँ, तो मैं पापा थोड़ी देर में आ जाता हूँ। तो उस वक़्त तक हमें आइडिया नहीं था। जब उसके मोबाइल वगैरह थोड़ी देर के बाद बंद हो गए हैं तो फिर हमें तफ्तीश हुई है कि जी क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि फिर हम इसको तलाश करते रहे हैं। तलाश में जब नहीं मिला तो फिर हम इसके घर गए हैं, तकरीबन कोई रात के 1-1:30 बजे के लगभग। वो उसने हमें बताया है कि जी कोई और लड़का इसको साथ ले गया है। तो हम फिर उस लड़के को क्योंकि ये उसका हुलिया जानता था, लेकिन उससे गलती ये हो गई उस वक़्त उसने ये कहा कि 46 चक का लड़का है वो ले गया, लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो ये उसने गलती की थी जो हमें उस वक़्त समझ नहीं आई कि जी अगर 46 चक का लड़का तुम पता है तुम्हें, तो तुम जानते भी नहीं और तुम्हें ये भी पता है कि वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं सरगोदा में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो साइम मर्डर केस है, उसके बारे में बात करूँगी। 23 जनवरी 2025 की सुबह 11 बजे हमें एक 15 पे कॉल रिसीव होती है जिसमें ये बताया जाता है कि मॉडल टाउन के आसपास जो फील्ड्स हैं वहाँ पर एक जवान साल लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस फौरी मौके पर रिस्पॉन्ड करती है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। PFSA की टीम, क्राइम सीन यूनिट और रेस्क्यू की टीम्स जो हैं उनको बुलाया जाता है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचकर एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है और अपनी तहकीक शुरू करती है, तो सबसे जो पहली चीज़ हमें पुलिस को दरपेश आती है वो आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन।
ऑफ द डेड पर्सन, जो डेड बॉडी हमें मिली है वो किसकी डेड बॉडी है। जब हम डेड बॉडी के आसपास सर्च करते हैं तो हमें एक चाबी जो है, उसके पास कोई और चीज़ नहीं मिलती, उसके पास उसकी जेब में एक चाबी मौजूद होती है, जिससे हमें ये लगता है कि शायद ये बच्चा जो है जिसकी डेड बॉडी मिली है 20-21 साल का जो लड़का है, वो शायद कोई एक हॉस्टलाइट है। सबसे पहले पुलिस बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद तमाम हॉस्टल्स चेक करती है, तमाम थाना जाँच चेक किए जाते हैं कि क्या कोई 20-21 साल के लड़के की मिस होने की या किडनैप होने की रिपोर्ट थाने में आई है या नहीं। मीनवाइल अभी हम ये काम कर रहे होते हैं तो PS सैटेलाइट टाउन में कुछ पेरेंट्स जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं और जो कहते हैं कि हमारा लड़का जो है वो रात से 8 बजे से मिसिंग है। जब हम उनको पिक्चर्स दिखाते हैं तो पता लगता है, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट बात है कि पता लगता है कि जो डेड बॉडी मिली है वो उन्हीं के बेटे की है जो 21 साल का साइम है। इसके बाद जी जैसे ही हमारी बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, एक मसला जो है वो हमारा हल होता है। दूसरा मसला ये है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर, इसको ट्रेस कैसे किया जाए। हम उनके पेरेंट्स से भी बैठकर बात करते हैं कि लास्ट टाइम आपका बेटा रात को अगर फ्रेंड्स के साथ गया है या कल कॉलेज से वो वापस आया था, नहीं आया था, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेट करने पर ये पता लगता है कि रात 8 बजे के करीब, 7:30-8 बजे के करीब वो लास्ट टाइम अपने एक दोस्त के साथ गया था जिसका नाम राहिब है, और वो कहते हैं वो उसके साथ गया और उसके बाद वो बच्चा वापस घर नहीं आया। हम रात भर उसको ढूंढते रहे और जब अब दिन के 2 बजे हमें कोई उसका क्लू नहीं मिला तो हम थाने तशरीफ़ लाए हैं। राहिब है वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। इन दोनों की फर्दर तफ्तीश से ये पता लगता है कि दोनों बच्चों का आपस में कोई लेन देन का मैटर चल रहा है, जिसमें कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो परचेज़ किया जाता है और उसके पैसे कुछ बकाया हैं जो साइम अपने राहिब से मांग रहा है कि ये पैसे मैंने आपको अभी महीना 1.5 महीना हो गया है आपको दिए हुए हैं, ये पैसे आप मेरे वापस कर दें। और इस वजह से इनकी 1-1.5-2 महीने से पीछे से कोई तलखी चल रही है, जिसकी वजह से आज राहिब उसको इस तरीके से अपनी बातों में उलझा कर कि आपके पैसे मैं आपको वापस करता हूँ या इसमें कोई हम सेटलमेंट करते हैं, आप मेरे साथ चलें, और वो उसको ले जाता है और वहाँ पर उसको इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। जस्टिस फॉर साइम, यहाँ पर मकामी लॉ कॉलेज के तलबा और तालबात ने साइम के कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में जो है उसके तालिब इल्म साथियों ने, वकला ने, सिविल सोसाइटी ने, हत्ता के यहाँ से मुंतखब जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी शिरकत की इस मुजाहरे में और उन्होंने मुतालबा किया, नारे लगाए जस्टिस फॉर साइम। उनका यही मुतालबा था कि इस वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान जितने भी हैं उनको गिरफ़्तार करके करार वाक़ई ही सज़ा दी जाए।